Hello dear students and learner. Today I am going to start next lecture, ninth lecture of fluid mechanics, in which we talk about the property of vapor pressure. Okay? देखिए, लेकिन आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात है। वो लास्ट लेक्चर में क्या था, मैंने फिगर मरकरी का बनाया था। जब मैं यहाँ बोर्ड पर लिख रहा था तो मैंने मरकरी इन ग्लास की जगह वाटर इन ग्लास लिख दिया था। 13 मिनट 47 सेकेंड, वहां पर आप जाकर के इसको करेक्ट कर लेंगे। मैंने समझाया पूरा मरकरी को था, बट लिखते वक्त मैंने मरकरी की जगह पर गलती से ये लिख दिया था कि वाटर इन ग्लास। तो आप लोग उसको करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं उसमें बेसिकली हम लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को पढ़ना है। ये लास्ट प्रॉपर्टी है जिसका नाम है वेपर प्रेशर, ठीक है। देखिए, आज हम लोग जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए, वो है आपका वेपर प्रेशर। अब ये वेपर प्रेशर होता क्या चीज है, तो देखो बहुत सिंपल सी चीजें हैं। वेपर प्रेशर को समझना है तो सिंपल आपको पता होना चाहिए कि कोई भी लिक्विड है तो उसमें वेपर किन दो फिनोमेना से क्या हो सकता है, जनरेट हो सकता है। तो देखो, वेपर उठने के लिए दो फिनोमेना है। पहला फिनोमेना देखिए, पहला फिनोमेना जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं इवेपोरेशन, यानी जिसको आप हिंदी में वाष्पीकरण कह सकते हैं, ठीक है। तो इवेपोरेशन में क्या होता है कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हैं उसके, मैं उस सारे मॉलिक्यूल्स को दिखा रहा हूं, ठीक है। इनसाइड मॉलिक्यूल्स है, वो सरफेस मॉलिक्यूल्स है। अब आप लोगों को मैंने पहले ही बता रखा है कि जो मॉलिक्यूल इनसाइड मॉलिक्यूल होगा उसके ऊपर जो कोहेसिव फोर्सेस होंगे वो बैलेंस हो जाएंगे, लेकिन टॉप मोस्ट सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स मौजूद होगा उनके ऊपर कोहेसिव फोर्स क्या होंगे, अनबैलेंस्ड होंगे, ठीक है। और ये समझिए कि इनसाइड के मॉलिक्यूल जो है वो ज्यादा टाइटली बाउंडेड है, क्योंकि इसको सब अपनी तरफ एक दूसरे की तरफ खींच रहा है, बहुत ज्यादा बाउंडेशन है। लेकिन अगर हम सरफेस मॉलिक्यूल को लें तो इसका बाउंडेशन इनसाइड वाले मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में कम है। इसी वजह से मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन जो सरफेस मॉलिक्यूल का होगा वो इनसाइड के मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में लिटिल बिट हाई होगा। जब इसका मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन लिटिल बिट हाई होगा तो इस सरफेस मॉलिक्यूल जो है इनके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी इनसाइड के मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में लिटिल बिट क्या होगी, ज्यादा होगी। तो और इसी वजह से धीरे धीरे ये लिक्विड अपने आसपास से और खुद से ही एनर्जी ले करके क्या करता है, इसके मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन बढ़ते जाएंगे। बढ़ते बढ़ते एक टाइम ऐसा आएगा कि इसकी काइनेटिक एनर्जी इस लायक हो जाएगी कि वो इनके बीच के बॉन्डिंग्स को आपस को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा इन बॉन्डिंग्स को। और ये जो सरफेस पर मॉलिक्यूल मौजूद थे ये वेपर के फॉर्म में बन के ऊपर की तरफ चले जाएंगे। एंड दैट फिनोमेना इज नोन एज इवेपोरेशन। और ये फिनोमेना केवल कहां होता है, तो ओनली सरफेस मॉलिक्यूल पर। इसीलिए इवेपोरेशन में आपको कोई अलग से हीट देने की जरूरत नहीं है। आपको समर सीजन हो, विंटर सीजन हो, कोई भी सीजन हो, इवेपोरेशन आपको दिखता है। ना समझ में आए, एक बर्तन लो, उसमें पानी रखो, ढक्कन रखो, रात भर छोड़ दो, सवेरे ढक्कन उठा के देखोगे क्या दिखाई देगा, वाटर ड्रॉपलेट्स। तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स कैसे आए हैं, वो इसी फिनोमेना से आए हैं। और उसके लिए लिक्विड ने जो एनर्जी ली है वो कहां से ली है, अपने आसपास के सराउंडिंग से, और खुद से एनर्जी लिया है और उस एनर्जी को लेकर के वो वहां तक चला गया है। और इस फिनोमेना में केवल कौन से मॉलिक्यूल जाएंगे, वो है सरफेस मॉलिक्यूल, ठीक है। और इसके वजह से इसके सिस्टम का टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि ये खुद का एनर्जी लेके जा रहा है। तो खुद का एनर्जी लेके जाएगा तो इसका जो टेम्परेचर मान लो पहले आपने रखा था तो 35 डिग्री पर वाटर था, सवेरे उठ को देखोगे तो ठंडा महसूस होगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर धीरे धीरे क्या कर जाएगा, डिक्रीज, क्योंकि इवेपोरेशन में वो खुद से एनर्जी ले लेकर के बाहर जा रहा है, ठीक है। तो ये इवेपोरेशन है। इवेपोरेशन में भी देखो ये सब वेपर मौजूद है, तो वेपर का प्रेशर तो होगा, वेपर जनरेट हो रहा है, लेकिन ये केवल सरफेस पर हो रहा है, इसको हीटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक और फिनोमेना है जिसको हम लोग क्या जानते हैं, जिसका नाम है बॉइलिंग। ये मैंने किसको दिखाया है, ये मैंने दिखाया है इवेपोरेशन को, ठीक है। एंड नेक्स्ट प्रोसेस इज बॉइलिंग। तो देखो बॉइलिंग में क्या है
कि एक सर्टेन टेम्परेचर तक हम लिक्विड को क्या करेंगे, हीट अप करेंगे, और उसके बाद उसमें बल्क मोशन होगा, बल्क फिनोमेना होगा, और सारे मॉलिक्यूल्स किस फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू करेंगे, वेपर फॉर्म में, और वो वेपराइज होना शुरू कर देगा। ठीक है, तो देखो बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन बहुत बड़ा डिफरेंस है। सबसे पहली चीज, अगर बॉइलिंग को तुमको देखना है, बहुत एनालाइज करना है, आप क्या करो, एक बर्तन लो और उसको आप गैस पर चढ़ा दो और उसमें पानी डाल दो। जब उसको हीट करना शुरू करोगे, उसको 1-2 मिनट तक देखो ध्यान से, तुमको दिखेगा कि सबसे पहले क्या हो रहा होगा। सबसे पहले तुमको दिखाई देगा कि सर इसके अंदर जो लिक्विड था, सबसे पहले जैसे ही हीट करना शुरू करोगे, उस वेसल के, उस बर्तन के वॉल्स पर क्या होने लग जाएंगे, वॉल्स पर छोटे छोटे बबल्स यानी बनने लग जाएंगे, यानी कि इसके अंदर जो भी डिसॉल्व्ड गैसेस थे वो इनमें से बाहर निकलने की कोशिश करने लग जाएंगे। तो क्या पता चला कि बॉइलिंग अगर स्टार्ट होगा तो उस लिक्विड में डिसॉल्व्ड गैसेस जो है सबसे पहले ये क्या होंगे, वो बबल का फॉर्मेशन करने लगेंगे, और फिर यही बबल्स ऊपर जा करके क्या होते हैं, रप्चर होते हैं, और हीट ट्रांसफर होता है, और धीरे धीरे बल्क मोशन होता है। दैट इज, इसमें देखो केवल सरफेस पर हो रहा था, लेकिन बॉइलिंग में जो फिनोमेना होगा वो कहां होगा, होल बॉडी में, पूरे के पूरे बॉडी में ये फिनोमेना होगा। ठीक है, और ये एक सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर तक ले जाने के बाद होगा। तो देखो दोनों में फर्क है। अगर कोई कभी भी पूछे इंटरव्यू में कि बॉइलिंग कब होता है, तो आप कहोगे कि देखो जब इसमें से वेपर उठेगा, तो वेपर जो उठेगा वो अपने ही सरफेस के मॉलिक्यूल को सरफेस को क्या करेगा, चाहेगा ब्रेक करके जाना। तो जो वेपर का मॉलिक्यूल है अपने सरफेस पर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, वो प्रेशर कौन सा प्रेशर है, दिस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर विच इज डिनोटेड बाय पीवी। और इसके ऊपर मान लो भी ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो इसके ऊपर कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो देखो जैसे जैसे गर्म करोगे, पीवी यानी वेपर बनने की टेंडेंसी बढ़ेगी, और वेपर बनने की टेंडेंसी बढ़ेगी तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और इंक्रीज करते करते एक ऐसा टाइम आएगा कि वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो याद रखिएगा बॉइलिंग तब होता है जब वेपर प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या ये कहो वेपर प्रेशर एंड सराउंडिंग प्रेशर या लोकल प्रेशर आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। क्योंकि देखो अगर मैंने ओपन टू एटमॉस्फेयर रखा है तब ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, लेकिन अगर क्लोज कर देते तो उसका सराउंडिंग या उसके लोकल प्रेशर के बराबर होना चाहिए पीवी। यही कारण है कि जब आप हिल स्टेशंस पर जाते हैं तो आपको कोई भी फूड देर में पकता है, क्योंकि देखो जब आप हिल स्टेशन पे जाओगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm से क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज करके सपोज दैट 0.8 atm हो गया। ठीक है, 0 लेवल पर, सी लेवल पर, देखो समुद्र के लेवल से ही हम लोग हमेशा प्रेशर नापते हैं, और समुद्र के लेवल कभी ना घटता है ना बढ़ता है, इसीलिए उसको 0 लेवल कहा जाता है, सी लेवल कहा जाता है। ठीक है, तो सी लेवल पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, और यहां तक पहुंचाने के लिए अगर वाटर का केस ले, नॉर्मल केस, तो हम लोगों को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को वाटर को कितने डिग्री सेल्सियस तक हीट अप करना पड़ता है, 100 डिग्री। ठीक है, तो अब देखिए नॉर्मल तो हम लोग देखते हैं पानी खौल रहा है, काफी देर से खौल रहा है, दैट इज कि फूड पक गया होगा, लेकिन वो 100 डिग्री पर पहुंचने के बाद खौला होगा। यहां क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करके 0.8 हो गया, तो वेपर प्रेशर भी 0.8 पहुंचेगा तो वो खौलने लग जाएगा, और 0.8 हो सकता है 80 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। ये 80 डिग्री पर 5 मिनट तक खौलते हुए दिखा, आपको दिख रहा है खौल रहा है, पक गया होगा, नहीं, यहां देखो 100 डिग्री टेम्परेचर 5 मिनट तक मिला तब खाना पका, यहां 80 पर खौल रहा था, 80 पर उसमें बॉइलिंग हो रहा था, तो वो चीज आपको पकी हुई नहीं दिखेगी। इसीलिए आपको जूनियर क्लासेस में पढ़ाया जाता था ना कि जब हम लोग हिल स्टेशंस पर जाते हैं, हायर एल्टीट्यूड्स पर जाते हैं, तो दाल नहीं गलती है। ठीक है, तो देखिए पहली मेन हमको बताना क्या था, हमको मेन ये बताना था कि वेपर प्रेशर है क्या। तो देखो वेपर जो उठ रहा है वो अपने ही सरफेस पर क्या कर रहा है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, और वो प्रेशर क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर। ठीक है, लेकिन अब देखो यहां पर एक चीज और सीखो, फेज इक्विलिब्रियम क्या होता है। देखो अगर मान लो इसको मैंने ऐसे करके ढक दिया किसी लिड से, इस बर्तन को ढक दिया, इसके अंदर से वेपर उठना शुरू होगा जैसे ही हम लोग इसको हीट अप करेंगे।
शुरुआत में वेपर के उठने का टेंडेंसी बहुत कम होगा और ये सारे वेपर ऊपर जाएंगे, लिड पर टकराएंगे, यहां से कंडेंस होंगे और कंडेंस होने के बाद दोबारा इसमें चले जाएंगे। ठीक है, तो देखो इनिशियली रेट ऑफ वेपराइजेशन, और रेट ऑफ कंडेंसेशन, ये जो नीचे आ रहा है ये क्या है, ये ब्लू लाइन से क्या है, रेट ऑफ इवेपोरेशन, यानी कि किस रेट से वेपर उठ रहा है वो है, एंड ब्लैक लाइन से ये क्या है, रेट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, ये दोनों अलग अलग होता है इनिशियली, लेकिन जैसे जैसे तुम इसको हीट अप करते जाओगे रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन भी बढ़ेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, हीट करते जाएंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे, रेट ऑफ कंडेंसेशन, रेट ऑफ वेपराइजेशन बोथ इंक्रीजेस। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे when rate of condensation becomes equal to rate of evaporation, then it is known as फेज इक्विलिब्रियम। एंड इस पॉइंट पर जो वेपर का प्रेशर होगा उसको क्या कहा जाएगा, वेपर प्रेशर जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, यानी जिस रेट से वेपर उठेगा उसी रेट से नीचे आएगा, यानी वेपर रेट कांस्टेंट हो जाएगा। और वेपर रेट जो है, वेपर का जो प्रेशर होगा उसी प्रेशर को हम लोग कौन से नाम से कह सकते हैं, सैचुरेशन प्रेशर भी कह सकते हैं। तो एकदम याद रहेगा कि इवेपोरेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन एंड रेट ऑफ इवेपोरेशन जब बराबर हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उस पॉइंट को, उस पोजीशन को हम क्या कहेंगे कि मेरा फ्लूइड जो है, मेरा जो लिक्विड है वो कौन से स्टेट में आ चुका है, फेज इक्विलिब्रियम में आ चुका है। और फेज इक्विलिब्रियम के वक्त जो वेपर प्रेशर होगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, और वो कांस्टेंट वैल्यू सैचुरेशन प्रेशर भी कहलाता है। ठीक है, तो देखिए अब आप वेपर प्रेशर को डिफाइन कर सकते हैं। क्या डिफाइन करेंगे, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सब्सटेंस is defined as the pressure exerted by its vapor in phase equilibrium with its liquid at a given temperature। क्लियर है? तो देखिए मैंने क्या कहा, प्योर सब्सटेंस, देखो प्योर सब्सटेंस इसलिए कहा क्योंकि वाटर जो है, वाटर थ्रू आउट उसमें H2O के कंस्टिट्यूएंट है, तो वाटर हो या जनरल लिक्विड्स जो है उन सबको हम लोग क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस। ठीक है, यहाँ मिक्सचर की बात नहीं होगी। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले डिफिनेशन क्या लिख रहे हैं, वेपर प्रेशर का, और वेपर प्रेशर का डिफिनेशन ये है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द pressure exerted by its vapor in phase equilibrium with its liquid at a given temperature। यानी कि फेज इक्विलिब्रियम के वक्त जो वेपर उठ रहा है वो अपने ही लिक्विड पर क्या कर रहा है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है एट अ सर्टेन गिवन टेम्परेचर, एंड दैट प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर। इज दैट क्लियर? तो हम लोगों को याद रहेगा कि वेपर प्रेशर क्या चीज होती है, और हमेशा क्या याद रहेगा कि बॉइलिंग कब होता है। जब भी कोई पूछे बॉइलिंग कब स्टार्ट होगा किसी भी फ्लूइड में, बॉइलिंग तो ये मत बोल देना कि पानी 100 डिग्री पर खोले पहुंचेगा तो बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगा। आपको बोलना है व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल्स टू द atmospheric pressure or its local pressure, then it starts boiling। तब वो क्या करने लग जाएगा, बॉइलिंग स्टार्ट करने लग जाएगा। अब उसका लोकल प्रेशर जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग बॉइल कर सकते हो। इसी वजह से तो जब आप पावर प्लांट्स में देखोगे तो पावर प्लांट्स में स्टीम का जनरेशन बहुत ही हाई प्रेशर पर किया जाता है, तो वहां पर जो वाटर है वो बॉइल करना शुरू करता है। मैं सुपर क्रिटिकल के बारे में बात कर रहा हूं, 474 डिग्री सेल्सियस पर।
दैट्स वाई इस टेम्परेचर को सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट्स में क्या कहा जाता है, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्योंकि वहां पर प्रेशर जो हम लोग रखते हैं वो 221 बार प्रेशर से ज्यादा रहता है, और 221 बार प्रेशर से जनरली प्रैक्टिकल डेटा बता दे 237 बार प्रेशर होता है। इतने ह्यूज प्रेशर पर बॉयलर में हम लोग क्या करते हैं, वाटर को प्रेशराइज करते हैं, देन हीट करते हैं, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पर थोड़ी खोलेगा, उसके खोलने का टेम्परेचर कहां पहुंच जाता है, 374 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, अब वेपर प्रेशर पढ़ाया तो इससे आपको क्या पता चला कि अगर कोई भी लिक्विड है उसमें अगर बॉइलिंग स्टार्ट होगा तो उसमें क्या चीज उठने की टेंडेंसी है, तो उसमें वेपर उठने की टेंडेंसी होगी, और वेपर उठने का सबसे पहला फिनोमेना है कि उसमें किस चीज का फॉर्मेशन होगा, बबल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो अब देखो इसी वेपर प्रेशर को लेकर के हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम है कैविटेशन। ठीक है, अब देखिए ये कैविटेशन क्या है तो इसको समझिए। सपोज दैट, मान लीजिए मैंने एक फ्लूइड फ्लो सिस्टम लिया, ठीक है, और मैंने कोई एक हाइड्रोलिक टरबाइन्स को इस तरीके से आपको रफली ड्रॉ किया है। ये हाइड्रोलिक टरबाइन का क्या है, ब्लेड्स है जो कि रनर के ऊपर लगा हुआ है। मैंने कहा कि ये एक फ्लूइड फ्लो सिस्टम है और इसके अंदर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, सपोज दैट उसका प्रेशर है पीएफ। पीएफ इज द फ्लूइड फ्लो प्रेशर, और ये T डिग्री सेल्सियस पर फ्लूइड था जो कि फ्लो कर रहा था। अब मैंने माना T डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग PV इज दी वेपर प्रेशर। मैंने माना कि इसका वेपर प्रेशर कितना है, PV है। ठीक है, और सपोज दैट यहां पर मैंने एक पॉइंट A माना है कि ये पॉइंट A है। अब देखो इस चीज को समझो, मैं बहुत सिंपल बात कर रहा हूं। ठीक है, इसको अगर समझना है एकदम जनरल बात में करें तो देखो दो टाइप का प्रेशर है। एक फ्लो का खुद का प्रेशर है, जिस प्रेशर के कारण फ्लूइड क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, और जिस टेम्परेचर पर फ्लूइड कर रहा है उस टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग उसका क्या होगा, सैचुरेशन प्रेशर होगा, या उस टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग उसमें वेपर उठने की टेंडेंसी होगी, और वो टेंडेंसी का प्रेशर कितना है, PV है। क्लियर है? तो अब देखो सपोज दैट, मानो मैं जो हूं मैं फ्लो का प्रेशर हूं, आप लोग जो हो वे वेपर के प्रेशर हो। सपोज दैट मैंने गेट खुला हुआ था, गेट खुला है और आप गेट से बाहर जाने लगो, और हम क्या करें, हम गेट को दबा दें पूरे ताकत के साथ, क्या होगा, क्या होगा? तो इसका सिंपल सा परमुटेशन है, या तो हम ताकतवर होंगे, दैट इज मेरा प्रेशर ज्यादा होगा, तुम्हारा प्रेशर कम होगा, तुम वेपर हो, मेरा फ्लो का प्रेशर है, या फिर वेपर का प्रेशर ज्यादा होगा, या फिर फ्लो का प्रेशर क्या होगा, कम होगा, या फिर दोनों बराबर होगा। अगर दोनों बराबर है तो भी तुम बाहर नहीं जा पाओगे, लेकिन अगर मेरा प्रेशर ज्यादा है, तुम्हारा प्रेशर कम है, तो भी वेपर फ्लूइड से बाहर नहीं जा पाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कहीं वेपर का प्रेशर फ्लूइड के प्रेशर से क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो वेपर जो है वो फ्लूइड के, लिक्विड के सरफेस से क्या करेगा, चाहेगा कि निकल जाए, यानी कि उसमें वेपराइजेशन फिनोमेना या उसमें जो बॉइलिंग का फिनोमेना है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो सपोज दैट मैंने माना कि पॉइंट A एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पर वेपर का प्रेशर, सपोज दैट मैंने माना कि फ्लो के प्रेशर से क्या हो गया है, ज्यादा। जैसे ही ज्यादा होगा, जिस लो प्रेशर जोन, और ये कौन सा रीजन है, दिस इज नोन एज लो प्रेशर जोन, दैट इज की जैसे ही लो प्रेशर जोन कहीं पर बनेगा, और लो प्रेशर जोन का मतलब क्या है कि फ्लो प्रेशर इज लेस देन दैट ऑफ वेपर प्रेशर। अगर ऐसा है तो यहां पर क्या होने लग जाएंगे, छोटे छोटे जो उसके अंदर डिसॉल्व्ड गैसेस थे वो ही उसमें से कमिंग आउट होने लग जाएंगे, और किसके फॉर्म में होंगे, तो वो बबल का फॉर्मेशन करेंगे, दे विल फॉर्म दी बबल्स, यानी यहां पर क्या होने लग जाएगा,
फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, ठीक है। और ये फ्लूइड देखो, ये फ्लूइड रुका हुआ नहीं है, ये फ्लो कर रहा है। जब ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है, अभी लो जोन में था, सपोज दैट ये फ्लो करता चला जा रहा है, ये आगे जा रहा है, और ये जो फ्लो कर रहा है तो अब अपने साथ ये क्या करेगा, ये जो छोटे छोटे बबल्स बने हैं इनको भी अपने साथ ले करके कैरी कर जाएगा। ये बबल्स भी इनके साथ आगे जाएंगे, और ये बबल्स आगे जा करके जैसे ही एक ऐसे रीजन में पहुंचेंगे जहां कहीं पर हाई प्रेशर जोन हो, ठीक है, या ये किसी चीज से क्या करेंगे, टकराएंगे। तो ये देखिए फ्लो हो रहा था, इनके साथ बबल्स भी क्या होने लग गए, फ्लो होने लग गए। और ये सारे के सारे बबल्स जो आगे, क्योंकि यहां पर कंटिन्यूअसली बबल का फॉर्मेशन होगा, और ये सारा बबल क्या होगा, फ्लूइड के साथ आगे कैरी ओवर करेगा। और यहां पर नोजल से जो जेट निकलेगा, लिक्विड जेट, इसके पास भी क्या होगा, वो बबल इनमें भी मौजूद होगा, जो कि इसके साथ आएगा और कहां टकराना शुरू करेगा, ब्लेड पर। और ब्लेड पर जैसे ही टकराएगा, ये हाई प्रेशर जोन है, ठीक है, ये हाई प्रेशर जोन है। और ये बबल क्या करेगा, बबल विल स्टार्ट्स रप्चरिंग, बबल जो है रप्चर होना शुरू करेगा, बबल टूटना शुरू करेगा। तो अब देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अब देखो मान लो तुम बैठे हो और तुम्हारे सर के ऊपर क्या है कि आपको 1 ग्राम या 2 ग्राम या 5 ग्राम, मान लीजिए 5 ग्राम का छोटा सा कंकड़ एक बार आके गिर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो कंकड़ 24 घंटा पूरे महीने तक गिरता रहे तो आपके सर में क्या होगा, होल हो जाएगा। या फिर इसको सिंपल देखिए, किसी का घर में कई बार आप देखते हो कि किसी किसी के घर में कहीं से अगर पानी रिसता होता है तो आपको टाइल्स लगाओ, चौकुछ लगाओ, वहां पर महीनों तक अगर ऐसा हो रहा है तो वहां पर एक गड्ढा छोटा छोटा क्या बनने लग जाता है, कैविटी फॉर्मेशन होने लग जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो ये बबल्स जो है ये भी अपने साथ एनर्जी लेके जाएगा। वहां तो ड्रॉपलेट है ना आपका, सर ये तो बबल है, तो बबल में भी सुनो, जब बबल बनाते हो उसको जब फोड़ते हो तो कुछ साउंड सुनाई देता है। साउंड क्या है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज कि बबल हैज सम एनर्जी, इस बबल के पास एनर्जी है और वो एनर्जी कंटिन्यूअसली आके कहां पर टकरा रहा है, ब्लेड पर। तो ब्लेड्स पर क्या होने लग जाएगा, ब्लेड पर ये लगातार जब टकराता रहेगा तो ब्लेड के सर्टेन रीजन पर ये क्या कर देगा, स्मॉल स्मॉल कैविटी विल फॉर्म, छोटे छोटे कैविटी क्या हो जाएंगे, बनने लग जाएंगे, ठीक है। और इस कैविटी बनने के कारण ब्लेड का वो सर्टेन रीजन क्या होगा, वीक हो जाएगा और वो एक खास तरीके के कोरोजन के कारण क्या होगा, फेल कर जाएगा। और इस तरीके का कोरोजन जिसमें छोटे छोटे कैविटी बनते हैं, इनको कौन सा कोरोजन कहा जाता है, दिस इज नोन एज पिटिंग कोरोजन। इसको क्या कहते हैं, पिटिंग कोरोजन, ठीक है। एंड द सिस्टम विल फेल। तो देखो बबल के फॉर्मेशन, यहां पर जहां पर भी बबल फूटा है उसको हम कौन सा रीजन कह रहे हैं, ये हाई प्रेशर जोन है, ठीक है। तो आप देखिए अगर लो प्रेशर जोन में है तो वहां पर कंटिन्यूअसली बबल फॉर्म करेगा, और फिर जब वो हाई जोन में, हाई प्रेशर जोन में जाएगा तो वहां पर पर्टिकुलर जगह पर वो क्या होगा, रप्चर करेगा। जहां पर रप्चर करेगा वहां पर क्या करेगा, कैविटी फॉर्म करेगा, और उस कैविटी के कारण पिटिंग कोरोजन होगा, एंड पिटिंग कोरोजन के कारण द सिस्टम विल fail and the whole phenomena of formation of bubble to the failure of the system is known as cavitation, ठीक है। तो कैविटेशन जो है बबल के बनने से लेकर के सिस्टम के फेल होने तक का जो पूरा होल फिनोमेना है, इसी को हम यहां से लेके पूरा यहां तक जो बताए हैं, ये पूरा का पूरा ये कौन सा फिनोमेना है, दिस इज नोन एज कैविटेशन। तो आपको क्या समझ में आया, कैविटेशन अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? अगर होगा तो मेरा लाइफ ऑफ द सिस्टम क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। और ऐसा नहीं है कि केवल हाइड्रोलिक मशीन्स में ये दिखता है। आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ना है, वो है
साइफन, एंड साइफन में क्या होता है, लॉन्ग बेंड ट्यूब होता है, आप अपने घर में इसको देख सकते हैं, ठीक है। वॉशरूम में, टॉयलेट्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है लगाने के लिए। जो भी वेस्टेज है वो बैक फ्लो ना करे, इस तरीके का हम लोग एक पाइप यूज करते हैं। इस पाइप को क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड साइफन, ताकि बैक फ्लो ना करे। तो इसमें देखो यहां पर जैसे पहुंचेगा फ्लूइड, जैसे जैसे फ्लूइड ऊपर चढ़ेगा यहाँ पर उसका लो प्रेशर बनेगा और यहाँ पर बबल फॉर्म करता है और फिर वो बबल आके यहाँ टकराता है। तो हमेशा साइफन ट्यूब जो होता है वो यहीं से फेल करता है, वहां से अपने आप साल 2 साल 3 साल बाद वो खराब हो जाता है। वो बेसिकली किसके कारण खराब होता है, तो कैविटेशन के कारण खराब होता है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे प्रैक्टिकली, आप ये सब छोड़िए, चलिए मशीन का छोड़िए, आप घर में बताइए तो घर में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कैविटेशन क्लियर हुआ। तो कैविटेशन को जो बताता है या कैविटेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल प्रॉपर्टी है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे रिस्पॉन्सिबल फ्लूइड प्रॉपर्टी फॉर कैविटेशन इज नोन एज वेपर प्रेशर। तो आपको क्या पता चला, जब भी कोई पूछे कि कैविटेशन के लिए विच प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड इज रिस्पॉन्सिबल, देन द करेक्ट आंसर इज वेपर प्रेशर। एंड वी नो दैट by increasing temperature vapor pressure will increases. Vapor pressure increases, that means tendency of cavitation will increases. Tendency of cavitation will increases. इसीलिए कैविटेशन की टेंडेंसी क्या होती है, इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो देखिए जहां कहीं पे हम लोग हाई टेम्परेचर फ्लूइड को डील करते हैं वहां पर हम लोग कैविटेशन का एक खास ध्यान रखते हैं। इसीलिए अगर कोई पंप ऑपरेटर होता है वर्किंग इंडस्ट्री में, तो उसको देखना पड़ता है कि अभी हम लोग कौन से मौसम में है और उस मौसम के करस्पॉन्डिंग पाइप का लेंथ क्या है, तो हमको प्रेशर कितना मेंटेन रखना पड़ेगा। क्योंकि देखो कैविटेशन ना हो, यानी प्रिवेंशन क्या होगा कैविटेशन का। अगर हम प्रिवेंशन की बात करेंगे तो पहला ही प्रिवेंशन आप कह सकते हो कि सर फ्लो का प्रेशर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू पीवी। रियलिटी तो ये है कि हम लोग हमेशा चाहेंगे कि फ्लो का प्रेशर थ्रू आउट दिस सिस्टम वेपर प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन थ्योरेटिकली लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं ज्यादा ना हो तो कम से कम बराबर हो, ताकि वो बाहर ना पाए, ठीक है। लेकिन रियलिटी ये है कि फ्लो का प्रेशर हमेशा वेपर प्रेशर से ज्यादा रखते हैं, और अगर तुम बराबर भी रखना चाहते हो तो हमेशा बोलना एट दी एंड ऑफ सिस्टम या एंड ऑफ पाइप, एंड ऑफ पाइप। क्योंकि देखो अगर तुमने दोनों बराबर पाइप के एंट्री पर कर दिया, क्योंकि देखो कोई भी फ्लूइड फ्लो कैसे करता है, मान लो पॉइंट 1 है, पॉइंट 2 है, 1 से 2 फ्लो कर रहा है, यहां पर प्रेशर P1 है, यहां प्रेशर P2 है, तो फ्लो इज ऑलवेज टेक प्लेस फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा होगा इसका प्रेशर डिक्रीज करेगा। तो अगर तुमने पॉइंट 1 पर बराबर कर दिया तो पॉइंट 2 तक पहुंचते पहुंचते फ्लो का प्रेशर डिक्रीज करेगा और वेपर से कम हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने एग्जिट पॉइंट पर बराबर रखा है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो न्यूमेरिकल में आप देखिएगा, गेट में एक बार क्वेश्चन है, उसने कहा है कि कैविटेशन ना हो, इसके हिसाब से आप सॉल्व करके बताइए। तो एग्जिट प्रेशर को आप कितना ले लेते, एग्जिट प्रेशर को ही आप कितना लेना था, वेपर प्रेशर, क्योंकि उस क्वेश्चन में उसने बर्नौलीज का इस्तेमाल करना था, एग्जिट प्रेशर नहीं दिया गया था, वेपर प्रेशर दिया गया था। तो आपको सोचना था कि अगर कैविटेशन ना हो, दैट इज कि एग्जिट प्रेशर शुड बी इक्वल टू द प्रेशर फ्लो प्रेशर, ठीक है, और उसको मान करके सॉल्व करने का, ठीक है। तो ये रहा आपका कैविटेशन। होप सो कि आपको कैविटेशन बहुत आसानी से समझ में आया होगा। अब देखिए इसका बहुत ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताते हैं। अगर आप इंजीनियर हैं तो आपको क्या लगता है, इंडस्ट्री में आप मान लीजिए बैठे हो, अगर हम थर्मल पावर प्लांट की बात करें, आप बैठे हो ऑपरेशंस में और कहीं पर किसी पंप में फॉल्ट हो गया और आप वहां पर से ऑपरेटर को कॉल करते हो कि देखो पंप में कहीं पर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कैविटेशन का। तो ऐसा थोड़ी कहोगे जाओ पंप ठीक करो,
क्योंकि इंडस्ट्री में आपको बता दे, अगर तुम थर्मल पावर प्लांट एनटीपीसी की बात करते हो तो उसमें कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप जो होता है वो कंडेंसर के ठीक नीचे इस तरीके से वर्टिकली लगाया जाता है और उसका हाइट कम से कम 3-4 मीटर होता है। ठीक है, इतना लंबा आपको वर्टिकली लगाया हुआ है, वो कहां कहां ढूंढेगा? आप इंजीनियर हो, आप बताओगे कि जाओ इस पर्टिकुलर पॉइंट पर देखना, इसी रीजन में कहीं पर कोई फॉल्ट है। तो देखो कैसे पता चलता है। तो देखो आपको क्या समझ में आया, आप चाहेंगे कि फ्लो का प्रेशर हमेशा वेपर प्रेशर से क्या हो, ज्यादा हो या कम से कम बराबर हो, तो मेरा कैविटेशन नहीं होगा। अब आप देखो 2 केस ले रहे हैं। पहला केस मैंने कहा ये पंप है, पंप नाम लिख देने से पंप नहीं हो जाता है, इसके काम से इसको पंप कह सकते हैं। ये पॉइंट 1 है, यानी ये इनलेट पॉइंट है, ठीक है, ये एग्जिट पॉइंट है। PI मतलब इनलेट, PE मतलब एग्जिट। अगर पंप है तो पंप का काम क्या है? पंप का काम है लो प्रेशर के फ्लूइड को हाई प्रेशर पर पहुंचाकर ले जाना। इज दैट क्लियर? तो देखो जैसे जैसे फ्लूइड इसके अंदर आएगा उसका प्रेशर लगातार क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। दैट इज के PI कम होगा और P एग्जिट PI के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होगा। इसीलिए तो पंप का इस्तेमाल हम लोग करते हैं ग्राउंड लेवल से पानी टॉप फ्लोर तक ले जाने के लिए। तो अगर एग्जिट प्रेशर बहुत ज्यादा है, दैट इज कि इसमें लगातार क्या हो रहा है, लगातार प्रेशर बढ़ रहा है एग्जिट पे पहुंचने के दौरान। ठीक है, तो अब खुद सोचो, अगर ये क्राइटेरिया बनना चाहे, अगर तुमको वेपर प्रेशर होने के चांसेस भी हैं तो कहां है, एग्जिट पे कभी होगा। एग्जिट प्रेशर तो बहुत यूज है, तो एग्जिट पर वेपर प्रेशर का ज्यादा होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हां एंट्री पर हो सकता है। इसी वजह से हमेशा याद रखिएगा, कैविटेशन यानी आप कह सकते हो इन पंप्स कैविटेशन will occur only at the inlet। यानी कि अगर कैविटेशन हो भी सकता है तो केवल कहां पर होगा, इनलेट। एंड अगर इनलेट पर कैविटेशन ना हो तो इसके लिए आप क्या करना चाहेंगे, क्योंकि देखिए ये है पंप। पंप मान लो ग्राउंड लेवल से फ्लूइड को ऊपर खींचना है, अभी गैप है दोनों के बीच का 1 मीटर का, यानी कि पंप को इतना प्रेशर लगाना है तब फ्लूइड उसमें आएगा और फिर वहां से तो उसको लो प्रेशर से उठाना है। आप क्या करते हो गांव में, क्या करते हो, पंप है, समरसेबल है, पहले उसमें पानी भर देते हो फिर पंप चालू करते हो, क्योंकि पानी भरोगे तो जो लेवल 1 मीटर नीचे था वो मान लो तुमने उसको क्या कर दिया, ½ मीटर ऊपर कर दिया, तो अब तो गैप इतना ही है, तो वेपर जो उसका जो प्रेशर होगा, फ्लो का प्रेशर पहले से क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, एक स्ट्रॉ है, वो बिल्कुल करीब में एक बकेट है, उसमें पानी आप स्ट्रॉ से खींच रहे हो, पानी आ रहा है, बकेट को 2 मीटर 4 मीटर दूर कर दें तो आपको ज्यादा सक्शन करना पड़ेगा और उसमें भी फ्लो का प्रेशर काफी कम रहेगा। समझ में आया? तो इसीलिए कहा जाता है कि पंप में कैविटेशन केवल कहां होता है, इनलेट पर होता है, और कैविटेशन ना हो इसके लिए वी विल प्रोवाइड NPSH at the inlet of pump। NPSH means नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। इसी वजह से हम लोग नेट पॉजिटिव सक्शन हेड देते हैं कहां पर, पंप के इनलेट पर। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि पंप में कैविटेशन कहां हो सकता है, तो हमेशा जवाब क्या होगा, सर एंट्री पर हो सकता है। और अगर ऐसा ना हो, आप चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, इनलेट पर क्या देंगे, NPSH देंगे, यानी नेट पॉजिटिव सक्शन हेड देंगे। लेकिन अगर यही मैंने दूसरा केस ले लिया, कौन सा, हाइड्रोलिक टरबाइन, तो देखिए आप सब लोग जानते हैं कि हाइड्रोलिक टरबाइन में क्या होता है, दिस इज द पॉइंट 1, दिस इज द पॉइंट 2, ये एग्जिट पॉइंट है, ये इनलेट पॉइंट है। ठीक है, और अगर ये टरबाइन है तो टरबाइन के एंट्री पर फ्लूइड कहां से आता है, रिजर्वायर से, काफी ह्यूज प्रेशर से। तो हम लोगों को पता है एंट्री प्रेशर इज वेरी 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 ग्रेटर देन दैट ऑफ एग्जिट प्रेशर, क्योंकि देखो यहां पर बहुत ह्यूज प्रेशर होगा, क्योंकि बहुत हाई रिजर्वायर से फ्लूइड आ रहा है और लगातार ब्लेड से टकराते 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 आगे जा रहा है, तो उसका फ्लो का प्रेशर लगातार घट रहा है। तो क्या पता चला कि अगर कैविटेशन होना भी होगा तो क्या होगा, इन टर्बाइंस कैविटेशन विल अकर ओनली एट द एग्जिट, केवल एग्जिट पर हो सकता है। ठीक है, तो अब एग्जिट पर ना हो इसके लिए देखिए आप लोग सुनते हैं एक चीज, ड्राफ्ट ट्यूब।
ड्राफ्ट ट्यूब का इस्तेमाल हमेशा एग्जिट पर ही क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए ड्राफ्ट ट्यूब जो होता है वो हमेशा डाइवर्जिंग होता है। एंट्री पर एरिया कम होगा, एग्जिट पर एरिया इंक्रीज होगा, क्योंकि जैसे जैसे ये आगे बढ़े इसका फ्लो का प्रेशर क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। और ये फ्लो का प्रेशर कैसे इंक्रीज होगा? ये बर्नौलीज थ्योरम में सिखाएंगे कि एरिया इंक्रीज होने पर फ्लो का प्रेशर कैसे इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अभी कंफ्यूज मत होइएगा कि ये वाला फंडा मत लगा लीजिएगा कि सर फोर्स बराबर प्रेशर, प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया, तो हम लोग अगर एरिया बढ़ा रहे तो प्रेशर घटेगा। ये वो फंडा नहीं है। यहां पर मोशन में फ्लूइड है और मोशन में जब फ्लूइड होगा तो उसके पास तीन एनर्जी होगी, प्रेशर एनर्जी, डेटम एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, एंड द सम ऑफ होल थ्री एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो एक बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा। जैसे ही एरिया बढ़ाएंगे वेलोसिटी घटेगा तो प्रेशर एनर्जी क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो क्या पता चला कि टरबाइन में कैविटेशन एग्जिट पर हो सकता है और एग्जिट पर कैविटेशन ना हो, इसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? ड्राफ्ट ट्यूब का। और ड्राफ्ट ट्यूब इसी वजह से एग्जिट पर लगाया जाता है। तो जब भी कोई पूछे आपसे कि ड्राफ्ट ट्यूब को एग्जिट पर ही क्यों लगाते हैं, क्योंकि ड्राफ्ट ट्यूब का जो शेप है वो कैसा है? डाइवर्जिंग। ये डाइवर्जिंग सेक्शन होता है, एंड डाइवर्जिंग सेक्शन होगा तो जैसे जैसे क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज करेगा फ्लो का प्रेशर इंक्रीज करेगा, वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, एंड फ्लो का प्रेशर जब इंक्रीज करेगा तो एक टाइम के बाद हो सकता है कि फ्लो का प्रेशर वेपर के प्रेशर से क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए। देखो हम चाहते तो नहीं है कि कैविटेशन हो, लेकिन फिर भी शायद कभी हो जाए। तो फैक्टर सेफ्टी क्या बोलता है कि पहले से ही क्या लगा के रखो? ड्राफ्ट ट्यूब लगा के रखो। तो आपको क्या पता चला कि टरबाइन्स में कैविटेशन एग्जिट पर हो सकता है, जबकि पंप में कहां होगा? इनलेट पर। और इस कैविटेशन को एक नंबर से भी डिनोट किया जाता है, जिस नंबर का नाम क्या है? कैविटेशन नंबर, एंड विच इज नोन एज द रेशियो बिटवीन डिफरेंस इन दी pressure, that is local pressure minus vapor pressure, to the kinetic energy per unit volume। यानी कि ये क्या है? लोकल प्रेशर माइनस वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। लोकल प्रेशर को हम पी से डिनोट कर रहे हैं। कोई जरूरी नहीं कि लोकल प्रेशर इज ऑलवेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ, ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप मेंटेन कर रहे हो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। लेकिन प्रेशर कुछ और भी कर सकते हैं। तो लोकल प्रेशर इज पी, वेपर प्रेशर इज पीवी, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv square, v is the velocity of the flow, p is the local pressure, pv is the vapor pressure, and divided by volume, and divided by volume। अब आप देखिए p minus pv divided by 1/2 mass by volume is density into velocity squared। this is not known as cavitation number। और ये नंबर बेसिकली जब आप हाइड्रोलिक मशीन्स पढ़ते हैं, पंप एंड टरबाइन, तो वहां पर आपको सिखाया जाता है। ठीक है, तो देखिए अगर आपसे कैविटेशन नंबर के बारे में बात की जाए, जनरली ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज कैविटेशन नंबर, क्या होता है, कितना, उसको फार्मूले से आप डिनोट कीजिए, तो आप इसको बता सकते हैं। और अगर आपसे कभी कहा जाए कि डिफाइन द कैविटेशन नंबर, तो आप क्या कहेंगे? इट इज अ डायमेंशनलेस नंबर यूज्ड इन फ्लो कैलकुलेशन, यूज्ड इन फ्लो कैलकुलेशन। It expresses the relationship between the difference of a local pressure from the vapor pressure and the kinetic energy per unit volume, and is used to characterize the पोटेंशियल ऑफ द फ्लो टू कैविटेशन। ये बताएगा कि जो कैविटेशन का जो फ्लो हो रहा है उसमें कैविटेशन का क्या पोटेंशियल है, होने का चांसेस कितना है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो होप सो कि आपको आज वेपर प्रेशर एंड कैविटेशन बहुत अच्छे से डिटेल में समझ में आया होगा। तो देखिए यहां तक आपका पूरा फ्लूइड प्रॉपर्टी इंट्रोडक्शन एंड फ्लूइड कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड की, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड की। फ्लूइड क्लासिफिकेशन को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। होप सो आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन, गुड बाय।